नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रीडर्स माइंड में, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन और पावरफुल किताबों के सार हिंदी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपको दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स के दिमाग के अंदर झांकने का मौका देती है। स्टॉक मार्केट विजर्ड्स, जैक डी श्वेजर द्वारा लिखी गई ये किताब बताती है कि कैसे अलग अलग ट्रेडर्स ने अपनी अनोखी रणनीतियों और मानसिकता से मार्केट में असाधारण सफलता हासिल की। तो चलिए तैयार हो जाइए उन रहस्यों को जानने के लिए जो आपको भी एक सफल ट्रेडर बनने की दिशा में ले जा सकते हैं। प्रस्तावना: एक अशुभ शुरुआत, प्रोलॉग, एन इनऑस्पिशियस बिगिनिंग। यह खंड ट्रेडिंग पर एक महत्वपूर्ण सबक के साथ शुरू होता है जो लेखक जैक डी श्वॉगर के व्यक्तिगत अनुभव से आता है। लेखक अपने हवाई अड्डे के अनुभवों के जरिए बताते हैं कि कैसे छोटी मोटी चीजों में उलझने से बड़ी तस्वीर छूट सकती है। एक मूल विचार: स्टॉक मार्केट में हमें कभी भी छोटे विवरणों जैसे किसी कंपनी पर बहुत ज्यादा रिसर्च करना या बेहतर एंट्री मेथड्स खोजना में इतना नहीं उलझना चाहिए कि हम बड़ी तस्वीर जैसे पूरे सेक्टर में असामान्य कीमत वृद्धि या जोखिम नियंत्रण को भूल जाएं। 2 उदाहरण: एक ट्रेडर जो सबसे अच्छी नई टेक्नोलॉजी कंपनियों पर रिसर्च करता है, लेकिन ये नहीं देखता कि पिछले 6 महीनों में सेक्टर की कीमत 70% बढ़ गई है, जो एक बहुत उच्च जोखिम वाला निवेश वातावरण दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि हमेशा पूरे बाजार और सेक्टर पर ध्यान दें, न कि केवल एक व्यक्तिगत स्टॉक पर। गुणात्मक कारकों पर भी उतना ही ध्यान दें जितना मात्रात्मक जानकारी पर। स्टुअर्ट वॉल्टन, रसातल से वापसी। स्टुअर्ट वॉल्टन, बैक फ्रॉम द अबिस। स्टुअर्ट वॉल्टन की कहानी शुरुआती विफलताओं से उबरकर सफलता पाने की एक प्रेरणादायक यात्रा है। एक पृष्ठभूमि और शुरुआती संघर्ष: वॉल्टन, जो कभी कार्टूनिस्ट बनने की ख्वाहिश रखते थे, धंबीए करने के बाद फाइनेंस में आ गए। उन्होंने विदेशी मुद्रा और बॉन्ड ट्रेडिंग में काम किया, जहां उन्हें लगातार मौखिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। उन्हें अत्यधिक दबाव और अतरल इलिक्विड बॉन्ड्स में ट्रेडिंग का अनुभव भी हुआ, जहां एक बार नींद में गलती के कारण उन्हें $3 लाख का नुकसान हुआ। उनकी शुरुआती ट्रेडिंग में कोई कार्यप्रणाली नहीं थी और उन्हें लगता था कि बाजार बेतरतीब है। 2 सबसे निचला बिंदु: उन्होंने अपनी बचत का लगभग सब कुछ एक घर इक्विटी ऋण लेकर ट्रेडिंग में लगा दिया और टिप्स और अफवाहों पर कमोडोर कंप्यूटर के स्टॉक में निवेश करके उसे खो दिया। ये उनके जीवन का सबसे निचला बिंदु था, जहां उन्हें लगा कि वह दिवालियेपन के कगार पर है। हालांकि एक भाग्यशाली ट्रेड ने उन्हें उबरने में मदद की। 3 सबक और बदलाव: इस सदमे ने उन्हें स्पष्टता दी। उन्होंने समझा कि स्टॉक कहानियों, टिप्स या राय के कारण नहीं बढ़ते, वे विशिष्ट कारणों से बढ़ते हैं। उन्होंने अपनी खुद की जानकारी पर काम करना शुरू किया और अपने नुकसान को तेजी से काटा। 4 ट्रेडिंग की फिलॉसफी: वो ब्लेस्ड, भाग्यशाली स्टॉक ढूंढते हैं, जिसका मतलब है कि स्टॉक के मूलभूत 25%, तकनीकी 25%, जानकारी पर प्रतिक्रिया 25% और बाजार की समग्र भावना पर उनका गट फीलिंग 25%। सब कुछ अच्छा हो। बी वो महंगे स्टॉक खरीदना और गिरे हुए स्टॉक बेचना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सबसे मुश्किल काम ही सही काम होता है। सी वो बाजार की स्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलते हैं, कभी मोमेंटम, कभी वैल्यू। डी वो अकेले काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अन्य लोगों की राय उनके निर्णयों को अस्थिर कर सकती है। ई उनका मानना है कि सफलता के लिए अहंकार से बचना महत्वपूर्ण है। एफ वो कंपनी मैनेजमेंट से सीधे बात करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सच नहीं बताते। 5 प्रसिद्ध नियम: उनके कुछ नियम हैं। धैर्य रखें, अपनी खुद की शैली से ट्रेड करें, आवेगी रूप से ट्रेड ना करें, खासकर दूसरों की सलाह पर, एक इवेंट या कंपनी पर ज्यादा जोखिम न लें, केंद्रित रहें, अंदाजा लगाएं।
प्रतिक्रिया न दें और बाजार को सुने, बाहरी राय को नहीं। 6. स्टुअर्ट वाल्टन का मामला दिखाता है कि शुरुआती विफलता बाद की सफलता को रोकती नहीं है और अपनी खुद की कार्यप्रणाली विकसित करना तथा सभी बाहरी राय को नजरअंदाज करना कितना महत्वपूर्ण है। माइकल लॉयर, वैल्यू का ज्ञान, सनक की मूर्खता, माइकल लॉर, दी विजडम ऑफ वैल्यू, दी फॉली ऑफ फैड। माइकल लॉयर की कहानी अविश्वसनीय रूप से उच्च रिटर्न प्राप्त करने की है, जबकि जोखिम को बहुत कम रखा गया। 1. संक्षेप में दर्शन। उनका दर्शन यह है कि ये व्यवसाय महान कंपनियों में निवेश करने के बारे में नहीं है। ये अक्षम रूप से मूल्यवान शेयरों से लाभ कमाने के बारे में है। फंडामेंटल केवल कीमत के सापेक्ष ही तेज या मंदी होते हैं। 2. जोखिम नियंत्रण और प्रदर्शन। उन्होंने छोटे और अल्पकालिक नुकसान के साथ 47% औसत वार्षिक रिटर्न प्राप्त किया। उनके मुख्य फंड में सबसे ज्यादा गिरावट सिर्फ 8.7% थी और ये कभी भी 4 महीने से ज्यादा नहीं लगा एक नई ऊंचाई पर पहुंचने में। 3. लंबी पोजीशन चुनने की प्रक्रिया। 6 चरण। उद्योग का ज्ञान और प्रबंधन तक पहुंच। उन्हें उद्योग का गहरा ज्ञान होना चाहिए और वरिष्ठ प्रबंधन तक पहुंच होनी चाहिए। बी. बाजार समायोजित गिरावट। स्टॉक में कम से कम 50% की भारी गिरावट होनी चाहिए बाजार की गिरावट के सापेक्ष। वो तबाही वाले शेयरों की तलाश में रहते हैं, न कि सिर्फ सापेक्ष कमजोरी वाले। सी. मजबूत बैलेंस शीट। वो असंतोषजनक कमाई पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस शीट पर नहीं। ऋण प्रबंधनीय होना चाहिए और वो बुक वैल्यू के करीब या नीचे स्टॉक खरीदना पसंद करते हैं। डी. इनसाइडर खरीदारी या कंपनी पुनर्खरीद। वरिष्ठ अधिकारियों या कंपनी द्वारा शेयरों की खरीदारी नीचे के जोखिम को सीमित करती है। ई. अत्यंत सम्मोहक वैल्यू। वो मूल्य से बिक्री, कैश फ्लो और बुक वैल्यू जैसे पारंपरिक मापदंडों का उपयोग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण माप आंतरिक या निजी बाजार मूल्य है, वो मूल्य जिस पर कंपनी को किसी प्रतिस्पर्धी को बेचा जा सकता है। एफ. पहचान योग्य उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। सभी 5 रक्षात्मक कारक जोखिम को कम करते हैं, लेकिन लाभ के अवसर के लिए उत्प्रेरक आवश्यक है। यह कंपनी पुनर्गठन हो सकता है, घाटे से मुनाफे में बदलाव हो सकता है। 4. छोटी पोजीशन, शॉर्ट पोजीशंस। वो उन शेयरों की तलाश करते हैं जिनकी वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों से कम कमाई होने वाली हो। बी. होल्डिंग पीरियड बहुत कम होता है, कुछ हफ्ते, लंबी पोजीशन के 12 महीने या उससे अधिक के विपरीत। सी. जोखिम सैद्धांतिक रूप से असीमित होने के कारण वो नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप का उपयोग करते हैं। डी. उत्प्रेरक शॉर्ट पोजीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। अक्सर ये एक निराशाजनक कमाई रिपोर्ट होती है। वो संस्थागत स्वामित्व की बारीकी से निगरानी करते हैं। जब बड़े फंड बेचना शुरू करते हैं तो ये कीमत में गिरावट का संकेत देता है। 5. लेवरेज का सबक। अक्टूबर 1987 की क्रैश में उन्हें अपने व्यक्तिगत खाते में भारी नुकसान हुआ क्योंकि वे अत्यधिक लीवरेज थे। इस अनुभव ने उन्हें लेवरेज से आजीवन परहेज सिखाया। 6. पद का खुलासा न करना। वो अपनी पोजीशन का खुलासा नहीं करते क्योंकि ये प्रबंधन तक पहुंच को प्रभावित कर सकता है और निवेशकों के सवालों का जवाब देने में समय बर्बाद कर सकता है। 7. लॉयर का दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सही स्टॉक चुनना और महत्वपूर्ण आकार में ट्रेडों को लागू करने की दृढ़ता दोनों आवश्यक है। स्टीव वॉटसन, डॉलर के लिए डायलिंग। स्टीव वॉटसन, डायलिंग फॉर डॉलर्स। स्टीव वॉटसन का दृष्टिकोण जोखिम स्वीकार करने, लेकिन जोखिम न लेने और लोगों से जानकारी प्राप्त करने पर आधारित है। 1. ट्रेडिंग फिलॉसफी। वो जोखिम स्वीकार करते हैं लेकिन उसे कंट्रोल में रखते हैं। उनका शुद्ध लॉन्ग पोजीशन आमतौर पर संपत्ति का 50% से कम होता है। बी. उन्होंने कॉलेज में ही अपना सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा। अपनी मान्यताओं पर टिके रहें, दूसरों की राय पर निर्भर न करें। सी. वो इनसाइडर खरीदारी को एक महत्वपूर्ण पुष्टिकरण शर्त मानते हैं। डी. वो चार्ट या वॉल स्ट्रीट रिसर्च का उपयोग नहीं करते हैं।
क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे प्रतिस्पर्धी बढ़त नहीं मिलती। ई, वो खुद की रिसर्च करने पर जोर देते हैं, जिसमें कंपनी प्रबंधन, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और प्रतिस्पर्धियों से बात करना शामिल है। एफ, शॉर्टिंग के लिए वो उच्च कीमत वाली कंपनियों को देखते हैं जिनकी व्यवसाय योजना में खामी हो। जी, वो पिगेट ट्रॉफ फिलॉसफी का पालन करते हैं, लगातार अपने पोर्टफोलियो को अपग्रेड करते रहते हैं, बेहतर रिटर्न जोखिम प्रोफाइल वाले शेयरों से पुराने शेयरों को बदलते रहते हैं। एच, वो मानते हैं कि भावनाओं के बिना निवेश करना महत्वपूर्ण है। 2, स्टॉक चयन प्रक्रिया। वो उन कंपनियों की तलाश करते हैं जो सापेक्षिक रूप से सस्ती हो, कमाई के 8 से 12 गुना पर ट्रेडिंग, और जिनके निवेशक की धारणा बदलने वाली हो। 3, उत्प्रेरक की पहचान। वो उत्प्रेरक की तलाश करते हैं जो स्टॉक को ऊपर ले जाने वाला हो, जैसे नए उत्पाद की घोषणा या लागत में कमी। 4, जोखिम नियंत्रण, विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, चयन और नुकसान सीमित करने वाले नियमों का उपयोग करते हैं। सबसे बड़ी लॉन्ग पोजीशन संपत्ति का 2 से 3% होती है और शॉर्ट पोजीशन अधिकतम 1.5% होती है। अगर शॉर्ट 20 से 30% उनके खिलाफ जाता है तो वे उसे कवर करना शुरू कर देते हैं, भले ही उनका विश्लेषण अपरिवर्तित रहे। 5, सामान्य ज्ञान अनुसंधान। वो मॉल जाते हैं और उत्पादों का परीक्षण करते हैं ताकि निवेश के विचार मिल सके। 6, स्टीव वॉटसन का मानना है कि स्टॉक पिकिंग उतना जटिल नहीं है जितना लोग इसे बनाते हैं। कभी कभी इसमें केवल सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। डाना गैलांटे, धारा के विपरीत डाना गैलेंट, अगेंस्ट द करंट। डाना गैलांटे एक 100% शॉर्ट सेलर है जिन्होंने बाजार के बढ़ते रुझान के खिलाफ लगातार लाभ कमाया है। 1, शॉर्ट सेलिंग का आकर्षण। उन्हें शॉर्ट सेलिंग ज्यादा चुनौतीपूर्ण और ज्यादा फायदेमंद लगता है। उन्हें इसमें जासूस जैसा महसूस होता है जो ऐसी जानकारी खोजती है जो किसी और को नहीं पता। 2, जोखिम नियंत्रण। अगर किसी एक स्टॉक पर 20% का नुकसान होता है तो वो अपनी पोजीशन का 1/3 कवर कर लेती है। बी, वो किसी भी एक स्टॉक को पोर्टफोलियो के अधिकतम 3% तक सीमित रखती है। सी, वो विविधीकरण के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करती है, आमतौर पर 50 से 60 शेयरों में फैलती है। डी, वो ऐसे स्टॉक को शॉर्ट नहीं करती जो लगातार ऊपर जा रहा हो। स्टॉक में कमजोरी या ठहराव के संकेत दिखने चाहिए। 3, शॉर्टिंग के लिए लाल झंडे, रेड फ्लैग्स फॉर शॉर्टिंग। उच्च प्राप्य, हाई रिसीवेबल्स बकाया बिलिंग, जो ये दर्शा सकती है कि बिक्री असली नहीं है। बी, लेखाकारों में बदलाव, चेंज इन अकाउंटेंट्स। सी, मुख्य वित्तीय अधिकारियों CFOs में उच्च टर्नओवर। डी, कंपनी द्वारा शॉर्ट सेलर्स को दोष देना। जब कोई कंपनी अपनी स्टॉक की कीमत में गिरावट के लिए शॉर्ट सेलर्स को दोष देती है। ई, मुख्य व्यवसाय में पूर्ण परिवर्तन। कंपनी का मुख्य व्यवसाय पूरी तरह से बदल देना ताकि वो किसी प्रचलित हॉट ट्रेंड का फायदा उठा सके। एफ, बहुत उच्च PE अनुपात। जी, उत्प्रेरक। एक उत्प्रेरक जो स्टॉक को निकट भविष्य में कमजोर बना सकता है, जैसे कमाई में गिरावट की उम्मीद। 4, शॉर्ट स्क्वीज का अनुभव। सांचेज कंप्यूटर एसोसिएट्स के स्टॉक में उन्हें अभूतपूर्व नुकसान हुआ जब वो एक दिन में लगभग 3 गुना हो गया। उन्होंने इस अनुभव को नियंत्रण से बाहर महसूस किया। 5, अकेले काम करना। वो अपनी फर्म में केवल एक सहायक के साथ काम करती है क्योंकि वो लोगों को प्रबंधित नहीं करना चाहती, बल्कि पोर्टफोलियो को प्रबंधित करना चाहती है। गैलांटे के विचार लंबी पोजीशन वाले निवेशकों के लिए भी प्रासंगिक है क्योंकि ये उन स्टॉक्स की पहचान करने में मदद कर सकते हैं जिनसे बचना चाहिए या जिन्हें बेचना चाहिए। मार्क डी कुक, SP मुनाफे की कटाई। मार्क डी कुक, हार्वेस्टिंग SP प्रॉफिट्स। मार्क डी कुक की कहानी बार बार की विफलताओं के बावजूद दृढ़ता और अंततः शानदार सफलता की मिसाल है। 1, पृष्ठभूमि और शुरुआती संघर्ष। कुक खेती से जुड़े हुए थे और उन्होंने गाय की देखभाल करने वाले एक काउबॉय के रूप में भी काम किया।
स्टॉक ब्रोकर के रूप में नौकरी पाने के लिए उन्होंने अपने बायोडाटा में एलसी द काउ के काउबॉय होने का उल्लेख किया। उनकी शुरुआती ट्रेडिंग में बार बार असफलताएं मिली, जिसमें उन्होंने पूरा ट्रेडिंग स्टेक कई बार खो दिया और एक बार तो अपनी पूरी संपत्ति से भी ज्यादा कर्ज में चले गए। 2. सबसे निचला बिंदु, जून 1982 में सिटी सर्विस के ऑप्शंस में एक गलत ट्रेड के कारण उन्हें $5 लाख का नुकसान हुआ, जिससे उनका अकाउंट $3,50,000 के घाटे में चला गया और उन्हें अपने माता पिता से $2 लाख और अपने खेत को गिरवी रखकर $1,50,000 उधार लेना पड़ा। 3. सीख और वापसी। उनकी मां की प्रतिक्रिया कि कितना समय लगेगा इसे वापस पाने में ने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने 2 पूर्णकालिक नौकरियां करते हुए 5 साल तक दिन में 14 घंटे काम किया। 4. जोखिम प्रबंधन और मानसिकता। जब वो नुकसान में होते हैं तो वो अपनी ट्रेडिंग गतिविधि बढ़ाते हैं, लेकिन एक्सपोजर नहीं। बी. पहला काम खून बहना बंद करना होता है, पोजीशन का आकार कम करना। सी. वो आत्मविश्वास को फिर से बनाने के लिए एक छोटी जीतने वाली ट्रेड करते हैं। डी. उनका मानना है कि आशा, होप, सबसे बुरा 4 अक्षर वाला शब्द है ट्रेडिंग में। ई. जीतने वाली स्ट्रीक पर पोजीशन का आकार कभी न बढ़ाएं, अन्यथा सबसे बड़ी पोजीशन नुकसान में होगी। 5. ट्रेडिंग कार्यप्रणाली। उन्होंने संचयी टिक संकेतक, क्यूमुलेटिव टिक इंडिकेटर विकसित किया, जो ओवरसोल्ड, खरीदने का अवसर, या ओवरबॉट, बेचने का अवसर, स्थितियों का संकेत देता है। बी. उनके कंजंक्शन ट्रेड में टिक -400 से नीचे और टिकी -22 से नीचे का एक साथ सिग्नल मिलने पर 21 मिनट के अंदर 3 पॉइंट का लक्ष्य या 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। सी. कैटपुल ट्रेड में स्टॉक एक सीमा से बाहर निकलता है और उस सीमा की चौड़ाई से ऊपर चला जाता है। डी. बॉन्ड अनुपात ट्रेड में बॉन्ड और एसपी के बीच संबंधों का उपयोग किया जाता है, जैसे हनीमून दिन या तलाक के दिन। ई. वो मानते हैं कि बाजार की हर गतिविधि का रिकॉर्ड रखना महत्वपूर्ण है। 6. परामर्श और सबक। उन्होंने $1 मिलियन का अकाउंट संभाला और एक महीने में उसे दोगुना कर दिया, लेकिन जब निवेशक घबराएं तो उन्होंने अपने नियमों पर अडिग रहने पर जोर दिया। 7. एक व्यवसाय योजना की आवश्यकता। उनका मानना है कि ट्रेडिंग को एक व्यवसाय की तरह मानना चाहिए और एक ठोस व्यवसाय योजना होनी चाहिए। इसमें यह शामिल होना चाहिए कि कौन से बाजार में ट्रेड करेंगे, कितनी पूंजी होगी, ऑर्डर कैसे डाले जाएंगे, नुकसान और मुनाफे से कैसे निपटेंगे और व्यक्तिगत समस्याओं से कैसे निपटेंगे। 8. कुक की कहानी इस बात का प्रमाण है कि दृढ़ता, आत्म जागरूकता और एक विकसित कार्यप्रणाली के साथ कोई भी ट्रेडिंग में सफल हो सकता है, भले ही शुरुआत कितनी भी खराब क्यों न हो। अल्फोंस बडी फ्लेचर जूनियर, विन विन निवेश, अल्फोंसे बडी फ्लेचर Jr. विन विन इन्वेस्टिंग। बडी फ्लेचर की कहानी उच्च रिटर्न को बहुत कम जोखिम के साथ प्राप्त करने की है, जिसे वो विन विन निवेश कहते हैं। 1. अनोखा दृष्टिकोण। वो पारंपरिक निवेश विशेषज्ञों के विपरीत मानते हैं कि उच्च रिटर्न के लिए हमेशा उच्च जोखिम लेना जरूरी नहीं है। 2. पृष्ठभूमि और संघर्ष। किडर पीबॉडी में उनके साथ हुए भेदभाव का अनुभव, जब उन्हें उनके वादे के अनुसार बोनस नहीं दिया गया और टिप्पणी की गई कि वे देश में सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले अश्वेत पुरुष हैं, ने उन्हें अपनी फर्म फ्लेचर एसेट मैनेजमेंट शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 3. फंडिंग और रणनीति। उन्होंने अपनी फर्म को सिर्फ $100 से शुरू किया। उनकी रणनीतियों में लाभार्थी या अलाभार्थी व्यक्ति को ढूंढना और उनके फायदे का लाभ उठाना या नुकसान को कम करना शामिल है। 4. निजी इक्विटी फंडिंग, प्राइवेट इक्विटी फंडिंग रणनीति। ये उनकी प्राथमिक गतिविधि है। बी. वो उन अच्छी कंपनियों में निवेश करते हैं जिन्हें अस्थायी स्थिति, जैसे पिछली तिमाही में कमाई कम होना या सेक्टर में समस्या होना के कारण पारंपरिक तरीकों से पूंजी जुटाने में मुश्किल हो रही हो। सी.
वो रियायत के बदले वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, जैसे भविष्य में अपनी पसंद के समय पर स्टॉक की कीमत निर्धारित करने का अधिकार, लेकिन एक कैप्ड खरीद मूल्य के साथ। उदाहरण के लिए, स्टॉक की कीमत चाहे $20 हो जाए, वे इसे $16 पर खरीद सकते हैं। डी, उन्हें ब्याज, आय और विकल्प बेचकर अतिरिक्त आय भी मिलती है, जिससे हर लेन देन पर मध्यम लाभ सुनिश्चित होता है। ये रणनीति लाभांश पुनर्निवेश से विकसित हुई, जहां वे उन कंपनियों के शेयर खरीदते थे जो लाभांश पुनर्निवेश पर छूट देती थी। 5. जोखिम नियंत्रण। उनकी सुरक्षात्मक रणनीतियां अच्छी तरह से काम करती हैं, लेकिन उनकी एक सीमा होती है। उन्होंने एक बार एक ऐसी कंपनी में निवेश किया जिसने दिवालियापन घोषित कर दिया, लेकिन उनके सुरक्षित सौदे, सिक्योर डील्स, ने उन्हें अपनी अधिकांश पूंजी वसूलने में मदद की। 6. निवेशकों का चयन। वो अपने निवेशकों को बहुत सावधानी से चुनते हैं और उन्हें स्क्रीन करते हैं। वो ऐसे निवेशक चाहते हैं जो सहयोगी और मित्र हों, न कि सिर्फ पैसा जुटाने वाले। 7. नवाचार और जोखिम नियंत्रण। फ्लेचर की सफलता के दो मुख्य विषय नवाचार और जोखिम नियंत्रण हैं। वो बाजार में किसी और की रणनीति की नकल नहीं करते। बड़ी फ्लेचर का दृष्टिकोण दर्शाता है कि बाजार में दक्षता के बावजूद अगर अलग अलग निवेशकों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है तो लाभ के अवसर मौजूद होते हैं। अहमद ओकुमस, इस्तांबुल से वॉल स्ट्रीट बुल तक। अहमेट ओकुमस, फ्रॉम इस्तांबुल टू वॉल स्ट्रीट बुल। अहमद ओकुमस की कहानी कम मूल्यांकन वाले शेयरों को खरीदने और जोखिम को सख्ती से नियंत्रित करने की है, जिससे उन्हें अभूतपूर्व रिटर्न प्राप्त हुआ है। 1. पृष्ठभूमि और शुरुआती अनुभव। 16 साल की उम्र में इस्तांबुल स्टॉक एक्सचेंज से मोहित हो गए और नियमित रूप से कक्षाएं छोड़कर ट्रेडिंग करने लगे। उन्होंने खुद की रिसर्च की, क्योंकि तब कोई बाजार रिसर्च उपलब्ध नहीं था। उन्होंने खुद ही मूल्य आय PE अनुपात की गणना करना सीखा। 2. संयुक्त राज्य अमेरिका में आगमन और शिक्षा। 1989 में अमेरिका आए और स्टॉक मार्केट लॉजिक, नॉर्मन फॉस्बैक द्वारा और वारेन बफेट की कार्यप्रणाली पर आधारित किताबें पढ़ी। उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग और सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सिद्धांतों को अपनाया। 3. ट्रेडिंग फिलॉसफी और प्रक्रिया। वो ऐसे स्टॉक खरीदते हैं जो तेजी से नीचे गिरे हों, आमतौर पर अपने उच्च स्तर से 60 से 70% नीचे, और बहुत कम मूल्यांकन पर ट्रेड कर रहे हों, PE अनुपात 12 से कम। B. उन्हें मजबूत मूलभूत जैसे बढ़ती कमाई, राजस्व, कैश फ्लो, उच्च इक्विटी पर रिटर्न और महत्वपूर्ण इनसाइडर खरीदारी या स्वामित्व वाली कंपनियां पसंद है। C. वो केवल 10 से 20% जीतने वाले स्टॉक की पहचान करते हैं, लेकिन प्रवेश पर बहुत सख्त होते हैं। D. वो दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते थे, लेकिन निवेशकों की प्रतिक्रिया के बाद मासिक प्रदर्शन पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। E. वो मैन्युअल रूप से रिसर्च करते हैं, जिसमें प्रति सप्ताह 100 घंटे लगते हैं। 4. जोखिम नियंत्रण। वो स्टॉप लॉस का उपयोग नहीं करते हैं लंबी पोजीशन पर। उनका मानना है कि चूंकि वो वित्तीय रूप से मजबूत और कम मूल्यांकन वाली कंपनियों में निवेश करते हैं, इसलिए जोखिम बहुत कम होता है। B. अगर स्टॉक नीचे जाता है और मूलभूत सिद्धांत नहीं बदलते हैं, तो वो और खरीद सकते हैं। C. वो किसी भी एक स्टॉक पर अधिकतम 30% पोर्टफोलियो रखते हैं, पहले 70% था। D. वो आउट ऑफ द मनी पुट्स बेचते हैं उन स्टॉक्स पर जिन्हें वो खरीदना चाहते हैं। इससे उन्हें तब भी लाभ मिलता है जब स्टॉक उनके खरीद मूल्य तक नहीं गिरता, और यदि गिरता है तो खरीद लागत कम हो जाती है। 5. शॉर्टिंग दृष्टिकोण। वो ऐसे स्टॉक की तलाश करते हैं जो कमाई के बड़े मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हों। B. उत्प्रेरक अब शॉर्टिंग के लिए एक अनिवार्य नियम है। C. वो तभी शॉर्ट करते हैं जब मूलभूत सिद्धांत खराब होने लगे। 6. 1998 का अनुभव। दिसंबर 1998 में इंटरनेट स्टॉक उन्माद मैनिया के दौरान श्वाब और अमेज़न को शॉर्ट करने में उन्हें भारी नुकसान हुआ। B.
ये उनका सबसे खराब भावनात्मक अनुभव था, क्योंकि इन स्टॉक्स में कोई पूर्वानुमान नहीं था कि वे कब ऊपर जाना बंद करेंगे। सी अगस्त 1998 में उन्हें 200% लॉन्ग पोजीशन में होने के कारण भी बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन वो मूलभूत सिद्धांतों में आश्वस्त थे। डी इन अनुभवों के बाद उन्होंने 3 नियम परिवर्तन किए। उन्माद में भाग न लें, 100% से अधिक शुद्ध पोजीशन न रखें और ऑप्शन का उपयोग डाउनसाइड अस्थिरता को कम करने के लिए करें। ओकुमुस की सफलता इस बात में है कि वो उच्च लाभ की संभावना और बहुत कम जोखिम वाले व्यक्तिगत ट्रेडों का चयन करते हैं, भले ही इसका मतलब कई जीतने वाले अवसरों को छोड़ना और मेज पर बहुत पैसा छोड़ना हो। मार्क मिनर्विनी, स्टॉक घड़ी के चारों ओर। मार्क मिनर्विनी, स्टॉक अराउंड द क्लॉक। मार्क मिनर्विनी एक आत्मशिक्षित ट्रेडर है जिन्होंने आश्चर्यजनक रूप से उच्च रिटर्न और कम जोखिम के साथ ट्रेडिंग की है। 1. पृष्ठभूमि और शुरुआती संघर्ष। उन्होंने जूनियर हाई स्कूल छोड़ दिया और एक ड्रमर के रूप में काम किया। शुरुआती दिनों में उन्होंने एक ब्रोकर के टिप्स पर भरोसा करके सब कुछ खो दिया। 2. परिवर्तन और सफलता। उन्हें एहसास हुआ कि सबसे खराब गलती दूसरों की सलाह पर निर्भर रहना था। बी. उन्होंने स्वशिक्षा और रिसर्च का गहन कार्यक्रम शुरू किया। सी. उन्होंने पाया कि हारने वाले ट्रेडों को बहुत देर तक पकड़े रहना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने अपने नुकसान को 10% पर सीमित करके अपने मुनाफे में 70% की वृद्धि देखी। डी. उनकी औसत वार्षिक चक्रवृद्धि रिटर्न 220% रही है, जिसमें 1997 यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप में 155% का पहला स्थान भी शामिल है। 3. ट्रेडिंग फिलॉसफी और अनुशासन। उनकी मूल फिलॉसफी है अपने पोर्टफोलियो को बाजार के सर्वश्रेष्ठ स्टॉक्स के संपर्क में लाएं और जब आप गलत हो तो अपने नुकसान को बहुत तेजी से काटें। बी. उनका मानना है कि लोग स्टॉक चयन पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं और धन प्रबंधन पर पर्याप्त नहीं। सी. नुकसान को सीमित करना युद्ध का 90% है, चाहे रणनीति कोई भी हो। डी. वो सापेक्षिक शक्ति रिलेटिव स्ट्रेंथ में विश्वास करते हैं, ऐसे स्टॉक खरीदना जो बाजार औसत से ज्यादा बढ़े हों या कम गिरे हों। ई. वो पेपर ट्रेडिंग का समर्थन नहीं करते। उनका मानना है कि शुरुआती ट्रेडर्स को वास्तविक पैसे से ट्रेड करना चाहिए, इतनी कम राशि से कि वे खोने का दर्द महसूस कर सकें। एफ. वो जेसी लिवरमोर की किताब हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स से बहुत प्रभावित थे, विशेषकर परिणामों की 100% जिम्मेदारी लेने और अपने मुनाफे की रक्षा करने के विचार से। जी. वो मानते हैं कि पोकर खेलना ट्रेडिंग के लिए एक अच्छी सीख है, खासकर अनुशासन और कुछ न करने का समय जानने के बारे में। एच. अपने लाभ को सीमित न करें। यदि स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसे बढ़ने दे। आए. वो मूलभूत और तकनीकी विश्लेषण को 50 से 50% महत्व देते हैं, लेकिन पुष्टि करने वाली कीमत कार्रवाई के बिना मूलभूत विचारों पर कभी दाव नहीं लगाते। जे. वो पारंपरिक चार्ट पैटर्न का उपयोग नहीं करते, बल्कि अपने खुद के विकसित पैटर्न का उपयोग करते हैं। के. उनका मानना है कि आत्मविश्वास और अनुशासन सफल ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण है। एल. वो छुट्टियां नहीं लेते और बीमार होने पर भी ट्रेड करते हैं। 4. गलतियां जो लोग करते हैं। अहंकार को बीच में आने देना। बी. दूसरों की राय से प्रभावित होना। सी. ट्रेडिंग को शौक की तरह मानना, न कि व्यवसाय की तरह। डी. पोस्ट ट्रेड विश्लेषण न करना। मिनर्विनी की कहानी नुकसान को सख्ती से नियंत्रित करने, अपनी व्यक्तित्व के अनुरूप एक विधि विकसित करने, अपनी खुद की रिसर्च करने और पूर्ण अनुशासन बनाए रखने के महत्व पर जोर देती है। स्टीव लेस्कार्बो, द अल्टीमेट ट्रेडिंग सिस्टम। स्टीव लेस्कार्बो, द अल्टीमेट ट्रेडिंग सिस्टम। स्टीव लेस्कार्बो अपने ट्रेडिंग सिस्टम की गोपनीयता और असाधारण जोखिम नियंत्रण के साथ स्थिरता के लिए जाने जाते हैं। 1. पृष्ठभूमि और अनोखी प्रणाली। वो एक रसायन विज्ञान की डिग्री के साथ फाइनेंस में आए, जहां उन्होंने विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित की।
वो म्यूचुअल फंडों में निवेश करते हैं और उनका लक्ष्य है कि जब वे ऊपर जा रहे हो तब उनमें बने रहें और जब वे नीचे जा रहे हो तब मनी मार्केट फंड में रहें। 2. प्रभावशाली प्रदर्शन। 5 साल में उनकी औसत वार्षिक चक्रवृद्धि रिटर्न 70% से अधिक रही है और उनका सबसे खराब इक्विटी गिरावट केवल 3% थी। वो 91% महीनों में लाभदायक रहे हैं। 3. सीक्रेट ट्रेडिंग सिस्टम। वो अपने सिस्टम के विवरण को अत्यधिक गोपनीय रखते हैं। बी. वो मानते हैं कि यदि उनके सिस्टम को सार्वजनिक किया जाता है, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल में, तो वे काम करना बंद कर देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उनका अनुसरण करने लगेंगे। सी. उनका मानना है कि बाजार में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता और वो खुद भी भविष्यवाणियां नहीं करते। डी. उनका ट्रेडिंग सिस्टम नियमाधारित है और वो भावनात्मक रूप से अपने निर्णयों से प्रभावित नहीं होते। 4. गिल ब्लेक का प्रभाव। उन्हें गिल ब्लेक, दी न्यू मार्केट विजर्ड्स में एक ट्रेडर के सिस्टम से प्रेरणा मिली। हालांकि उन्होंने जो कुछ भी किया वो ब्लेक के सीधे अनुकरण से अलग था। 5. मनी मैनेजमेंट से बाहर निकलना। उन्होंने म्यूचुअल फंडों की सिरदर्दी के कारण मनी मैनेजमेंट से बाहर निकल गए क्योंकि म्यूचुअल फंड नहीं चाहते थे कि आप एक साल में 4 से ज्यादा बार ट्रेड करें। 6. आत्मविश्वास और अनुशासन। वो अत्यधिक आत्मविश्वासी है, जिसने उन्हें एक कार्यप्रणाली विकसित करने से पहले ही ट्रेडिंग की जिम्मेदारी लेने का साहस दिया। बी. उनके अटूट अनुशासन का उदाहरण यह है कि जब भी उन्हें बेचने का संकेत मिलता है, वो बिना किसी सवाल या दूसरे विचार के पोजीशन से बाहर हो जाते हैं। वो कभी छुट्टी नहीं लेते और सर्जरी के बाद भी ट्रेड करते हैं। लेस्कार्बो की कहानी इस बात पर जोर देती है कि आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और अटूट अनुशासन सफल ट्रेडिंग के महत्वपूर्ण गुण हैं। माइकल मास्टर्स। बाजारों में तैरना। माइकल मास्टर्स, स्विमिंग थ्रू दी मार्केट्स। माइकल मास्टर्स एक ट्रेडर है जो तीव्र टर्नओवर और उत्प्रेरक आधारित ट्रेडिंग मॉडल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उन्हें उच्च रिटर्न के साथ असाधारण जोखिम नियंत्रण प्राप्त होता है। 1. पृष्ठभूमि। वो एक पूर्व तैराक थे और इस अनुभव से उन्होंने दर्द सहने और अनुशासन के बारे में सीखा। उन्हें परिवार से लाभ लेने और अनुशासन का महत्व भी सिखाया गया। 2. ट्रेडिंग फिलॉसफी। उनका मुख्य ध्यान उत्प्रेरक, कैटलिस्ट पर है, एक घटना या आगामी घटना जिसमें कंपनी के बारे में बाजार की धारणा को बदलकर स्टॉक की कीमत में बदलाव लाने की क्षमता होती है। बी. वो शिक्षाविदों और वॉल स्ट्रीट द्वारा उपयोग की जाने वाली कमाई में आश्चर्य, अर्निंग सरप्राइज की अवधारणा को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें वो कमाई रिपोर्ट से पहले स्टॉक की कीमत, प्रवृत्ति और अपेक्षित बनाम वास्तविक कमाई के अंतर जैसे कारकों पर विचार करते हैं। सी. वो मानते हैं कि बाजार के रुझान को पढ़ने और संभावित मूल्य प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न कारकों को संयोजित करना महत्वपूर्ण है। डी. वो तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें लगता है कि इसका कोई आंतरिक अर्थ है, बल्कि इसलिए कि अन्य लोग इसे महत्वपूर्ण मानते हैं और उनके खरीदने या बेचने के बिंदुओं को पहचानने में मदद करता है। ई. उनकी 70% से अधिक ट्रेडें लाभदायक होती है। एफ. वो अपने व्यवसाय को किराना स्टोर की तरह देखते हैं, जहां त्वरित टर्नओवर और घाटे वाले शेयरों से जल्दी छुटकारा पाना महत्वपूर्ण है। 3. जोखिम नियंत्रण। उनका शुद्ध पोजीशन औसतन 40% शुद्ध लॉन्ग होता है, जिसमें बाकी नकदी में होता है। पोर्टफोलियो के लगभग 40% नकदी में रखना एक प्रदर्शन स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करता है। बी. वो समय स्टॉप, टाइम स्टॉप्स का उपयोग करते हैं। यदि एक ट्रेड एक निश्चित समय सीमा के भीतर काम नहीं करता है, तो वे पोजीशन से बाहर निकल जाते हैं। सी. वो निश्चित लाभ उद्देश्य पर ट्रेड को खत्म कर देते हैं। डी. यदि ट्रेड की मूल धारणा का उल्लंघन होता है, तो वो तुरंत बाहर निकल जाते हैं। 4. ट्रेडिंग फिलॉसफी विकसित करना। वो अनुभवी ट्रेडों से सीखते हैं और हर सीखने वाले ट्रेड, जीतने वाले या हारने वाले से बाजार के सबक लिखते हैं, बिजनेस कार्ड के पीछे। बी.
वो अपनी ट्रेडिंग फिलॉसफी को संकलित करते हैं जो उनके बाजार अनुभव पर आधारित है। सी, वो अपनी फिलॉसफी का उपयोग उच्च संभावना वाले ट्रेडों की पहचान करने के लिए करते हैं। डी, उनकी एक स्पष्ट योजना होती है कि कैसे ट्रेड में प्रवेश करें और कैसे बाहर निकले। माइकल मास्टर्स की पद्धति अनुभव से सीखने, एक सुसंगत ट्रेडिंग फिलॉसफी विकसित करने, उच्च संभावना वाले ट्रेडों की पहचान करने और एक स्पष्ट योजना रखने के महत्व पर जोर देती है। जॉन बेंडर, स्पष्ट पर सवाल उठाना। जॉन बेंडर, क्वेश्चनिंग द ऑब्वियस। जॉन बेंडर एक ट्रेडर है जो ऑप्शन प्राइजिंग मॉडल की पारंपरिक मान्यताओं पर सवाल उठाकर लाभ कमाते हैं, विशेष रूप से ये मानते हुए कि बाजार की गति रैंडम नहीं होती। एक, पृष्ठभूमि और अद्वितीय दृष्टिकोण। उन्होंने बायोफिजिक्स में डिग्री ली थी और अनुसंधान भौतिक विज्ञानी बनना चाहते थे, लेकिन अनुदान मांगने में लगने वाले समय के कारण उन्होंने ये क्षेत्र छोड़ दिया। बी, वो पारंपरिक ऑप्शन प्राइजिंग थ्योरी, ब्लैक स्कोल्स मॉडल को मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि ये मॉडल गलत धारणा बनाता है कि कीमतें सामान्य रूप से वितरित होती हैं और विभिन्न बाजारों के लिए एक ही मॉडल का उपयोग करना गलत है। सी, वो अपनी खुद की कार्यप्रणाली पर दाव लगाते हैं जो प्रचलित ऑप्शन कीमतों की निहित संभावनाओं के खिलाफ जाती है। दो, ट्रेडिंग फिलॉसफी। वो बाजार की गति को रैंडम नहीं मानते। वो तकनीकी विश्लेषण, फंडामेंटल और बाजार में कौन क्या कर रहा है जैसे हर चीज को देखकर संभावना वितरण का अनुमान लगाते हैं। बी, वो मानते हैं कि पर्याप्त लोग तकनीकी विश्लेषण में विश्वास करते हैं जिससे बाजार प्रभावित होता है। सी, वो प्रचलित रुझानों को पहचानते हैं और उनके अनुसार ट्रेड करते हैं। डी, उनकी रणनीतियां अक्सर इस धारणा पर आधारित होती है कि बाजार के छोटे और मध्यम गिरावट की संभावना कम होती है और ये या तो ऊपर जाएगा या तेजी से नीचे गिरेगा। ई, वो बाजार विशिष्ट मॉडल का उपयोग करते हैं, न कि वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण का। 3, जोखिम प्रबंधन। वो अधिकतम बढ़त और टैप आउट होने के जोखिम के बीच संतुलन साधते हैं। 4, ऑप्शन ट्रेडिंग। उनका मानना है कि ऑप्शन में पैसा कमाने के लिए स्टॉक की भविष्य की कीमत जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि संभावना वितरण, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जानने की जरूरत है। 5, गोपनीयता। वो मीडिया को इंटरव्यू नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग के सर्वश्रेष्ठ विचारों को दुनिया को बताना उनके हित में नहीं है। उनका मानना है कि अक्सर लोग पोजीशन से बाहर निकलने के लिए स्टॉक की प्रशंसा करते हैं। 6, पारंपरिक तकनीकी विश्लेषण पर संदेह। वो पारंपरिक तकनीकी विश्लेषण को छद्म विज्ञान मानते हैं क्योंकि उनके पैटर्न को कठोरता से परिभाषित और परीक्षण नहीं किया जा सकता। बेंडर का मुख्य संदेश यह है कि हर चीज पर सवाल उठाएं और जो कुछ स्पष्ट रूप से सच लगता है उसे चुनौती दें। ये नवाचार और सफल ट्रेडिंग के लिए आवश्यक है। क्लाउडियो गुआज़ोनी, नुकसान को खत्म करना। क्लॉडियो ग्वैज़ोनी, एलिमिनेटिंग द डाउनसाइड। क्लाउडियो गुआज़ोनी की रणनीति कम मूल्यांकन वाली संपत्ति खरीदने और हर लेन देन में नुकसान को खत्म करने पर केंद्रित है। 1, पृष्ठभूमि और दर्शन। वो एक परमाणु भौतिकविदों के परिवार से आते हैं, लेकिन शुरुआत में फोटोग्राफर थे। उन्होंने फाइनेंस में प्रवेश किया क्योंकि एक दोस्त ने सुझाव दिया। उनकी फिलॉसफी बहुत सरल है। हम लोगों के चरित्र और मुश्किलों से निकलने की उनकी क्षमता का न्याय करते हैं। वो ऐसे सीईओ की तलाश करते हैं जो धोखा न दें। 2, ट्रेडिंग रणनीति अधिग्रहण वित्त, एक्विजिशन फाइनेंस। वो अधिग्रहण वित्त पोषण में विशेषज्ञ हैं, विशेष रूप से खंडित उद्योगों में छोटी मॉम पॉप कंपनियों को रोल अप करने वाली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध समेकनकर्ता कंसोलिडेटर्स में निवेश करते हैं। बी, वो इन कंपनियों को निजी तौर पर रखे गए इक्विटी के बदले में वित्त प्रदान करते हैं, जिसमें अक्सर अनुकूल संरचनाएं शामिल होती हैं जो नीचे के जोखिम को सीमित करती है और ऊपर के लाभ को साझा करती है। सी, ये बैंकों से अलग है क्योंकि वे तेजी से पैसा उपलब्ध करा सकते हैं और सामरिक मदद भी प्रदान करते हैं।
3. जोखिम नियंत्रण बेल्ट एंड सस्पेंडर्स रणनीति। उनका लक्ष्य नुकसान को खत्म करना है। वो ऐसी लेन देन संरचनाएं बनाते हैं जहां स्टॉक 50% तक गिर जाए तब भी वे सुरक्षित रहें। बी. वो उन सौदों की तलाश करते हैं जो त्रुटि का बहुत बड़ा मार्जिन प्रदान करते हैं। सी. उन्होंने कर्ज, पोर्टफोलियो पर बोली लगाने और छूट पर प्रतिबंधित स्टॉक खरीदने जैसी रणनीतियों का उपयोग किया। डी. जस्टसेनो जोखिम का सामना करने पर भी वे अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मुकदमा लड़ते हैं। 4. सफलता के सरल सिद्धांत। उनका मानना है कि जटिलता सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। उनके शुरुआती विचार अक्सर बहुत सरल थे। बी. उनका पूरा करियर कम मूल्यांकन वाली संपत्तियों की तलाश के इर्द गिर्द घूमता है। गुआज़ोनी का दृष्टिकोण दिखाता है कि बाजार में हमेशा ऐसे अवसर मौजूद होते हैं जहां आप अत्यधिक रियायती निवेश पा सकते हैं जिसमें बहुत अच्छी तरह से संरक्षित डाउनसाइड हो। डेविड शॉ, क्वांटिटेटिव बढ़त। डेविड शॉ, द क्वांटिटेटिव एज। डेविड शॉ एक मात्रात्मक ट्रेडर है जिन्होंने जटिल गणितीय मॉडल और कंप्यूटर शक्ति का उपयोग करके बाजार की अक्षमताओं से लगातार लाभ निकाला है। 1. पृष्ठभूमि और उद्यमिता। उन्होंने सुपर कंप्यूटर डिजाइन में काम किया और मैसिवली पैरेलल कंप्यूटर बनाने पर शोध किया। बी. उन्होंने कंपाइलर विकसित करने वाली कंपनी शुरू की जो बहुत लाभदायक थी। सी. उनकी फर्म डी ई शॉ ने कई सफल कंपनियां शुरू की और उन्हें बेचा, जैसे जूनो ऑनलाइन सर्विसेज और डीसॉफ्ट। डी. वो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री सॉफ्टवेयर में भी निवेश करते हैं। 2. ट्रेडिंग फिलॉसफी। उनका उद्देश्य विभिन्न प्रतिभूतियों के बीच मूल्य विसंगतियों से लाभ कमाना है और वो बाजार की दिशात्मक चालों से जुड़े जोखिमों से सख्ती से बचते हैं। बी. उनके फ्लैगशिप ट्रेडिंग प्रोग्राम ने 11 साल में सभी शुल्कों के बाद 22% औसत वार्षिक चक्रवृद्धि रिटर्न उत्पन्न किया है, जिसमें जोखिम पर सख्त नियंत्रण है। सबसे खराब गिरावट केवल 11% थी। सी. वो क्लासिक आर्बिट्रेज का उपयोग नहीं करते, लेकिन पेयर्स ट्रेडिंग जैसे संबंधित दृष्टिकोणों का उपयोग करते हैं, जहां वे एक साथ 2 संबंधित स्टॉक को खरीदते और बेचते हैं जो एक साथ चलते हैं। उनके प्रदर्शन के विचलन के लिए निगरानी करते हैं। डी. वो मानते हैं कि बाजार को बहुत सीमित हद तक ही भविष्यवाणी की जा सकती है और कोई भी एकल रणनीति आकर्षक रिटर्न से जोखिम अनुपात प्रदान नहीं कर सकती। हालांकि पर्याप्त रणनीतियों को मिलाकर एक ट्रेडिंग मॉडल बनाया जा सकता है जिसमें सार्थक बढ़त हो। ई. वो जितने संभव हो उतने व्यवस्थित जोखिम कारकों को हेज करने का प्रयास करते हैं। एफ. वो डेटा माइनिंग से बचते हैं। कंप्यूटर को लाभदायक पैटर्न की तलाश में हजारों इनपुट संयोजनों के माध्यम से साइकिल चलाने देना। इसके बजाय वे पहले बाजार व्यवहार की एक परिकल्पना विकसित करते हैं और फिर उसका परीक्षण करते हैं। 3. डाटा का उपयोग। वो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, वॉल्यूम जानकारी और किसी भी अन्य प्रकार के डिजिटल डेटा का उपयोग करते हैं। 4. प्रतिभाशाली लोगों को काम पर रखना। वो अनुभव के बजाय कच्ची बौद्धिक क्षमता के आधार पर लोगों को काम पर रखते हैं। जेफ बेजोस, अमेजन के संस्थापक, इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जिन्हें उन्होंने तब काम पर रखा था जब उनके लिए कोई विशिष्ट पद नहीं था। शॉ का दृष्टिकोण साधारण निवेशकों की पहुंच से बाहर है, लेकिन यह सिखाता है कि बाजार के पैटर्न को संयोजित करना और सख्त वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके ट्रेडिंग विचारों का परीक्षण करना महत्वपूर्ण है। स्टीव कोहेन, ट्रेडिंग रूम। स्टीव कोहेन, द ट्रेडिंग रूम। स्टीव कोहेन को दुनिया के सबसे महान ट्रेडरों में से एक माना जाता है, जो अपनी असाधारण रूप से उच्च लाभ प्रोत्साहन शुल्क और शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। 1. पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली। उनकी फर्म एसएसई में 60 से अधिक ट्रेडर्स एक बड़े खिड़की रहित कमरे में काम करते हैं, जो एक बंकर जैसा माहौल बनाता है। बी. कोहेन खुद किसी अन्य ट्रेडर से अप्रभेद्य दिखते हैं, जो उनकी सादगी को दर्शाता है। सी. उनका व्यापार तेज गति वाला है
और वो एक बार में 25,000 से 1 लाख शेयर तक का ऑर्डर देते हैं। डी, उनकी अधिकांश ट्रेडिंग उत्प्रेरक आधारित होती है। वो गट फील पर बहुत भरोसा करते हैं, जिसे वो अनुभव और प्रतिभा का मिश्रण मानते हैं। 2, जोखिम नियंत्रण। उनका नुकसान काटना लगभग एक प्रतिवर्त क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन है। बी, यदि वो गलत है या बाजार उनके खिलाफ जा रहा है और वे कारण नहीं जानते, तो वो अपनी आधी पोजीशन काट लेते हैं। वो कहते हैं, आप हमेशा इसे फिर से डाल सकते हैं। सी, वो किसी भी एक ट्रेड पर बहुत बड़ी पोजीशन लेने से बचने की सलाह देते हैं। 3, ट्रेडिंग में भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। एक बार उन्होंने एक स्टॉक को बहुत नीचे बेचा और जब वो तेजी से बढ़ गया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इसे शॉर्ट करना शुरू कर दिया। ये ट्रेड अंततः बहुत सफल रहा। बी, वो अपनी पोजीशन पर नींद नहीं खोते हैं। उनका मानना है कि यदि आप पर्याप्त समय तक ट्रेड करते हैं तो सब कुछ होता है। 4, ट्रेडर प्रबंधन। वो अपने ट्रेडरों को ये नहीं बताते कि क्या करना है, बल्कि उन्हें खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बी, वो जोखिम लेने वाले और आत्मविश्वासी लोगों की तलाश करते हैं। सी, उन्होंने अपने ट्रेडरों के लिए एक मनोचिकित्सक आरी केव को काम पर रखा है, जो उन्हें भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को संभालने और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। 5, बाजार की धारणा। वो मानते हैं कि बाजार उन्माद मैनिया में है, विशेषकर इंटरनेट और प्रौद्योगिकी में, और जब हर कोई स्टॉक की बात कर रहा हो तो ये अंत का संकेत है। 6, व्यक्तिगत शैली का महत्व। वो इस बात पर जोर देते हैं कि आपकी ट्रेडिंग शैली आपके व्यक्तित्व से मेल खानी चाहिए। कोहेन का मानना है कि आप बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप बाजार के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। वो लगातार अपने तरीकों को सीखते और अनुकूलित करते रहते हैं। ट्रेडिंग को एक विकासवादी प्रक्रिया मानते हैं। अरी कीव, एमडी, एक विजेता का मन। आरी केव, एमडी, द माइंड ऑफ अ विनर। अरी कीव एक मनोचिकित्सक है जो ओलंपिक एथलीटों और पेशेवर ट्रेडरों के साथ उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। 1, पृष्ठभूमि। उन्होंने हार्वर्ड और कॉर्नेल से मेडिकल डिग्री प्राप्त की। उनका शुरुआती काम आत्महत्या की रोकथाम पर केंद्रित था। उन्हें ओलंपिक खेल चिकित्सा समिति में पहला मनोचिकित्सक नियुक्त किया गया था। 2, ट्रेडर के साथ काम करने का कारण। स्टीव कोहेन, एसएसई के, ने उन्हें काम पर रखा क्योंकि उन्हें लगा कि शीर्ष एथलीटों और शीर्ष ट्रेडरों के बीच समानताएं हैं। वो मानते हैं कि कुछ ट्रेडरों की असफलता व्यक्तिगत खामियों के कारण होती है, न कि खराब विचारों के कारण। 3, प्रदर्शन सुधार के लिए रणनीतियां। आत्मनिर्भरता और मुखरता विकसित करना। बी, मानसिक प्रशिक्षण। एथलीटों को प्रयास और विश्राम के बीच अचानक मानसिक बदलाव का अभ्यास करने में मदद करते हैं। सी, मन को खाली करना। मानसिक बाधाओं को दूर करने के लिए विश्राम और कल्पना जैसे विचार को एक बुलबुले में देखना और उसे दूर होते हुए देखना का उपयोग करना। 4, लक्ष्य निर्धारण की शक्ति, पावर ऑफ गोल सेटिंग। वो लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्ध करने की शक्ति में विश्वास करते हैं। बी, एसएसई में उन्होंने हर ट्रेडर से अपने परिणाम का वादा करने की प्रक्रिया शुरू की। सी, लक्ष्य निर्धारित करने का उद्देश्य हमेशा उसे प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि प्रदर्शन के लिए एक मानक स्थापित करना होता है। यदि आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये आपको अपनी गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है। डी, असाधारण प्रदर्शन के लिए लगातार अपने लक्ष्यों को फिर से परिभाषित करना जरूरी है ताकि वे हमेशा एक स्ट्रेच हो। 5, व्यक्तिगत खामियों को पहचानना और ठीक करना। वो ट्रेडरों को उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से फंसने पर निदान करते हैं और उन्हें ठीक करने में मदद करते हैं। बी, एक ट्रेडर जो जीतने पर जीतता रहता है और हारने पर हारता रहता है, उसे जीतने वाली स्थिति में होने वाली मानसिकता को फिर से बनाना सिखाया गया। सी,
एक ट्रेडर जो पोजीशन को लिक्विडेट करते समय उसका एक छोटा सा हिस्सा पकड़कर रखता था, उसे पूरी पोजीशन से बाहर निकलना सिखाया गया। डी, एक अन्य ट्रेडर जो हमेशा कम कीमत पर खरीदने की कोशिश करता था और अच्छे ट्रेडों को छोड़ देता था, उसे अपनी मानसिकता बदलने में मदद की गई। 6. सलाह। संक्षेप में एक लक्ष्य परिभाषित करें, लक्ष्य के अनुरूप एक रणनीति बनाएं, अनुसरण करने के लिए विषयों का एक सेट बनाएं और जोखिम प्रबंधन दिशा निर्देश बनाएं। फिर ट्रेड करें, ट्रैक करें और अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। कीव का काम इस बात पर जोर देता है कि मानसिक और भावनात्मक अनुशासन ट्रेडिंग में भौतिक कौशल जितना ही महत्वपूर्ण है और आत्म जागरूकता तथा निरंतर सुधार सफलता के लिए आवश्यक है। विजार्ड सबक, विजर्ड लेसन्स। ये खंड पुस्तक में इंटरव्यू किए गए सभी ट्रेडरों से प्राप्त मुख्य शिक्षाओं और सामान्य विषयों को सारांशित करता है। 1. सफलता का कोई एक रास्ता नहीं। बाजार में सफल होने का कोई एक सच्चा रास्ता नहीं है। ट्रेडरों की विधियां, पृष्ठभूमि और व्यक्तित्व अत्यंत विविध होते हैं। 2. सार्वभौमिक गुण, अनुशासन। सभी सफल ट्रेडरों में एक सामान्य गुण अनुशासन है। इसमें एक प्रभावी ट्रेडिंग रणनीति और योजना विकसित करना और बिना किसी अपवाद के उसका पालन करना शामिल है। 3. अपने व्यक्तित्व के अनुसार ट्रेड करें। अपनी व्यक्तित्व के अनुरूप एक ट्रेडिंग शैली अपनाना महत्वपूर्ण है। एक ट्रेडर को यह जानना होगा कि वो क्या है, न कि वो क्या नहीं है, जैसे निवेशक और डे ट्रेडर दोनों न बने। 4. विफलता और दृढ़ता। कई ट्रेडरों ने शुरुआती विफलताएं देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करके सफल हुए। 5. महान ट्रेडरों में लचीलापन होता है। वे अपनी पूर्वधारणाओं पर वास्तविकता को चुनते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी कार्यप्रणाली बदलने में सक्षम होते हैं। 6. सफल ट्रेडर बनने में समय लगता है। ट्रेडिंग में अनुभव एक न्यूनतम आवश्यकता है और इसे वास्तविक समय में ही प्राप्त किया जा सकता है। 7. अपने बाजार अवलोकनों का रिकॉर्ड रखें। बाजार अवलोकनों को लिखकर रखना अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाता है। 8. एक ट्रेडिंग फिलॉसफी विकसित करें। अपने बाजार अनुभव और व्यक्तित्व के अनुरूप एक विशिष्ट ट्रेडिंग फिलॉसफी विकसित करें। ये एक गतिशील प्रक्रिया है। 9. आपकी बढ़त क्या है? जब तक आप इस प्रश्न का स्पष्ट और निर्णायक उत्तर नहीं दे सकते, तब तक आप ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं हैं। हर सफल ट्रेडर की अपनी एक विशिष्ट बढ़त होती है। 10. आत्मविश्वास का चिकन एंड एग प्रश्न। सफल ट्रेडरों में उच्च स्तर का आत्मविश्वास एक सामान्य गुण है जो उनकी सफलता में योगदान देता है। 11. कड़ी मेहनत। सफल ट्रेडर असाधारण रूप से कड़ी मेहनत करते हैं। 12. जुनून, ऑब्सेसिवनेस। कड़ी मेहनत और जुनून के बीच अक्सर एक महीन रेखा होती है जिसे मार्केट विजार्ड अक्सर पार कर जाते हैं। 13. मार्केट विजार्ड्स इनोवेटर होते हैं, फॉलोवर नहीं। वे नवीन रणनीतियां विकसित करते हैं और पारंपरिक तरीकों के खिलाफ दांव लगाते हैं। 14. जीतने के लिए आपको हारने को तैयार रहना होगा। आपको नुकसान लेने से डरना नहीं चाहिए। 15. जोखिम नियंत्रण। नुकसान को नियंत्रित करना युद्ध का 90% है। 16. जोखिम से डरना नहीं। जोखिम को स्वीकार करने की इच्छा एक ट्रेडर के लिए आवश्यक व्यक्तित्व गुण है। 17. कम मूल्यांकन वाले शेयरों पर ध्यान केंद्रित करके डाउनसाइड को सीमित करना। कई ट्रेडर अपने स्टॉक चयन को कम मूल्यांकन वाली प्रतिभूतियों तक सीमित रखते हैं। 19. उत्प्रेरक का महत्व। एक उत्प्रेरक, एक घटना या आगामी घटना जो स्टॉक की कीमत में बदलाव को गति दे सकती है, हर ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण है। 20. अधिकांश नौसिखिया ट्रेडर कब बाहर निकलना है ये भूल जाते हैं। पोजीशन से बाहर निकलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अंदर आना। इसमें स्टॉप लॉस, लाभ उद्देश्य, समय स्टॉप और ट्रेड धारणा का उल्लंघन शामिल हो सकते हैं। 22. कब लिक्विडेट करना है ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या बेहतर निवेश की पहचान की जा सकती है। यदि कोई और भी बेहतर निवेश अवसर मौजूद है
तो एक ध्वनि निवेश को भी लिक्विडेट करना समझ में आता है। 23 धैर्य का महत्व। अपनी चयन मानदंड पूरे होने तक धैर्य से प्रतीक्षा करना महत्वपूर्ण है। 24 लक्ष्य निर्धारण का महत्व। लक्ष्य निर्धारित करना, उनमें विश्वास करना और सार्वजनिक रूप से उनके प्रति प्रतिबद्ध होना असाधारण प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। 25 ये समय कभी अलग नहीं होता। बाजार के उन्माद में अक्सर ये सुनाई देता है कि इस बार अलग है, लेकिन ये कभी नहीं होता है। 26 फंडामेंटल वैक्यूम में तेजी या मंदी नहीं होते, वे केवल कीमत के सापेक्ष होते हैं। एक महान कंपनी एक खराब निवेश हो सकती है यदि उसकी कीमत में वृद्धि ने पहले ही तेजी के फंडामेंटल को बहुत ज्यादा छूट दे दी हो। 28 आपने जो पढ़ा या सुना उस पर कभी विश्वास न करें। सब कुछ स्वयं सत्यापित करें, अपनी खुद की रिसर्च करें और दूसरों की राय को चुनौती दें। 29 कभी भी दूसरों की राय न सुने। बाजार में सफल होने के लिए अपने निर्णय स्वयं लेना आवश्यक है। 30 अहंकार से सावधान रहें। सफल होने पर भी अहंकार को शामिल होने न दें, क्योंकि ये आपको व्यापार से बाहर कर सकता है। 31 आत्म जागरूकता की आवश्यकता। ट्रेडर को अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों से अवगत होना चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त समायोजन करना चाहिए। 32 भावनात्मक रूप से शामिल न हो। ट्रेडिंग में भावनाओं को दूर रखना आवश्यक है। 33 व्यक्तिगत समस्याओं को एक प्रमुख चेतावनी संकेत के रूप में देखें। स्वास्थ्य समस्याएं या भावनात्मक तनाव ट्रेडर के प्रदर्शन को बहुत खराब कर सकते हैं। ऐसे समय में ट्रेडिंग का आकार कम करें या पूरी तरह से रुक जाए। 34 अंतर्दृष्टि के लिए अपने पिछले ट्रेडों का विश्लेषण करें। अपने पिछले ट्रेडों का विश्लेषण करने से पैटर्न सामने आ सकते हैं जो भविष्य के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। 35 मूर्ख दिखने की चिंता न करें। दूसरों की राय की चिंता न करें। यह आपको नुकसान वाले ट्रेडों को बहुत देर तक पकड़े रखने पर मजबूर कर सकता है। 38 जटिलता सफलता के लिए आवश्यक नहीं। एक सरल विचार भी उच्च रिटर्न और बहुत कम जोखिम के जादू भरे संयोजन को प्राप्त कर सकता है। 39 ट्रेडिंग को व्यवसाय के रूप में देखें, शौक के रूप में नहीं। शौक में पैसा लगता है। ट्रेडिंग को पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में देखें। 40 किसी भी अन्य व्यावसायिक प्रयास की तरह ट्रेडिंग के लिए भी एक ठोस व्यवसाय योजना की आवश्यकता होती है। एक व्यापक योजना आवश्यक है। 41 उच्च संभावना वाले ट्रेडों की पहचान करें। सफल ट्रेडरों ने उच्च संभावना वाले ट्रेडों की पहचान करने के तरीके विकसित किए हैं। 42 कम जोखिम वाले अवसर खोजें। ऐसे निवेश खोजें जो अत्यधिक रियायती हों और जिनमें बहुत अच्छी तरह से संरक्षित डाउनसाइड हो। 43 सुनिश्चित करें कि आपके हर ट्रेड के लिए एक अच्छा कारण हो। स्टॉक खरीदने का बहुत कम होने या बेचने का बहुत ज्यादा होने का कारण पर्याप्त नहीं है। 44 निवेश में सामान्य ज्ञान का उपयोग करें। अक्सर सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च किसी कंपनी के उत्पाद का परीक्षण करना या उसके खुदरा स्टोर पर जाना होता है। 45 ऐसे स्टॉक खरीदे जिन्हें खरीदना मुश्किल हो। ऐसे स्टॉक जो तेजी से बढ़ने वाले हों, अक्सर उन्हें खरीदना मुश्किल होता है। 50 इनसाइडर खरीदारी एक महत्वपूर्ण पुष्टिकरण शर्त है। प्रबंधन या कंपनी द्वारा अपने स्वयं के स्टॉक को खरीदने की इच्छा एक मजबूत पुष्टिकरण प्रदान करती है कि स्टॉक एक अच्छा निवेश है। 52 आशा एक बुरा शब्द है। यदि आप खुद को यह कहते हुए पाते हैं, मुझे आशा है कि यह स्थिति वापस आ जाएगी, तो पोजीशन से बाहर निकलें या आकार कम करें। 53 विविधीकरण के खिलाफ तर्क। एक निश्चित न्यूनतम स्तर से परे अधिक विविधीकरण हानिकारक हो सकता है। 54 डेटा माइनिंग से सावधान। यादृच्छिक डेटा में भी पैटर्न पाए जा सकते हैं। एक परिकल्पना विकसित करने के बाद ही कंप्यूटर परीक्षण करें। 57 लोकप्रियता एक ध्वनि दृष्टिकोण को नष्ट कर सकती है। जब बहुत ज्यादा लोग एक ही रणनीति का पालन करते हैं, तो वो अपनी प्रभावकारिता खो सकती है। 58
बाजार के दो पहलू, लेकिन सिक्का अनुचित है। शॉर्ट सेलिंग में लंबी पोजीशन की तुलना में नकारात्मक पूर्वाग्रह होता है। 59 शॉर्ट सेलिंग का कारण व्यक्तिगत शॉर्ट पोजीशन में नुकसान का सैद्धांतिक रूप से असीमित जोखिम होता है, लेकिन कुल पोर्टफोलियो जोखिम को कम करने के लिए शॉर्ट सेलिंग एक उपयोगी उपकरण है, क्योंकि वे अक्सर लॉन्ग होल्डिंग्स के विपरीत सहसंबद्ध होते हैं। 60 शॉर्ट सेलिंग के लिए एक अपरिहार्य नियम, नुकसान को सीमित करने के लिए एक विशिष्ट योजना को परिभाषित करें और उसका सख्ती से पालन करें। 61 शॉर्ट सेलिंग उम्मीदवारों की पहचान करना। गैलांटे जैसे ट्रेडरों के पास लाल झंडे, रेड फ्लैग्स की एक सूची होती है जो संभावित शॉर्ट कैंडिडेट को इंगित करती है। 62 विशिष्ट मूल्य उम्मीदों को व्यक्त करने के लिए विकल्पों का उपयोग करें। यदि आपके पास स्टॉक की भविष्य की कीमतों के बारे में विशिष्ट अपेक्षाएं हैं, तो ऑप्शन ट्रेड उच्च लाभ क्षमता प्रदान कर सकते हैं। 63 उन शेयरों में आउट ऑफ द मनी पुट्स बेचें जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं। यह जोखिम को कम करने और लाभ कमाने का एक तरीका है, भले ही स्टॉक आपके इच्छित खरीद मूल्य तक न गिरे। 65 सफलता की सार्वभौमिकता। ट्रेडिंग में सफलता के लिए आवश्यक गुण किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि यह विस्तृत विवरण आपको स्टॉक मार्केट विजार्ड्स पुस्तक में निहित गहन ज्ञान को समझने में मदद करेगा। तो दोस्तों, यह था स्टॉक मार्केट विजार्ड्स का सार, जहां हर कहानी हमें सिखाती है कि मार्केट में सफलता सिर्फ रणनीति का खेल नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती, अनुशासन और सीखते रहने की आदत का भी नतीजा है। अगर आपको यह ऑडियो बुक सारांश पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रीडर्स माइंड को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही शानदार ज्ञान के खजाने। याद रखें, मार्केट में असली जादू आपके माइंडसेट में है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और बेहतरीन किताब के साथ।